A very good morning all of you. Today we will discuss about moment of inertia. जड़त्व आघूर्ण। क्या होता है जड़त्व आघूर्ण? तो जड़त्व आघूर्ण को समझाने के पहले हम एक वर्ड के बारे में समझ लें, जड़त्व के बारे में। और जड़त्व के बारे में हमने पहले व्याख्या कर चुके हैं। क्या समझते हैं जड़त्व के बारे में बताइए, कि जब तक जड़त्व समझ में नहीं आएगा तब तक आपको जड़त्व आघूर्ण समझ में नहीं आने वाला है ना। क्योंकि नाम वहाँ जड़त्व लिखा है तो सबसे पहले ये पहला तो शब्द समझ में आ जाए तब तो हम दूसरे वाले पर आएंगे। ठीक है, तो बताइए जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व की परिभाषा बताइए, क्योंकि जब हमने बल और गति के नियम पढ़ा था तो उसमें हमने जड़त्व के बारे में पढ़ा था। बताइए जड़त्व क्या होता है? फिर हम जड़त्व से सीधे हम जड़त्व पर आ जाएंगे, जड़त्व आघूर्ण पर आ जाएंगे। जड़त्व का मतलब क्या होता है? इनर्शिया। बोलिए, जड़त्व की परिभाषा क्या थी? 3 परिभाषा दिए थे आपने जड़त्व की। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, गत्यावस्था तथा गति की दिशा में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, जड़त्व कहलाता है। दूसरा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गत्यावस्था में तो गत्यावस्था में रहेगी, तथा जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एक दूसरी परिभाषा ये थी, है ना। एक और है, आपको मैंने अर्थ समझाया था जड़त्व का, कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या करती है? विरोध करती है। जैसे हम ट्रक को अगर बल लगाते हैं ट्रक पर तो क्या करता है? वो ट्रक हमसे हट जाता है क्या? हम उसको विस्थापित कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। क्लियर दैट? तो उसने क्या किया? हमारे बल का विरोध किया, हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या किया? विरोध किया। वस्तु की विरोध करने की प्रवृत्ति को भी क्या कहते हैं? हम जड़त्व कहते हैं। और मैंने बताया था द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप कौन है? द्रव्यमान। हल्की वस्तु है, आप उस पर बल लगाएंगे वो कम विरोध करेगी और हट जाएगी, मतलब उसका द्रव्यमान कम है तो क्या करेगी? हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या करेगी? कम विरोध करेगी। और लगाए गए बल का कम विरोध करेगी तो वो जल्दी से क्या हो जाएगी? हट जाएगी, मतलब उसका जड़त्व कम है। लेकिन अगर भारी वस्तु है, जैसे मैंने बताया आपको, एक आपके पास साइकिल है 50 किलो की है, आप बल लगाएंगे क्या हो जाएगी? वो हट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने आपका विरोध क्या की? कम की। आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध क्या की? उसने कम की, इसलिए वो क्या हो गई? हट गई। ठीक है, इसका मतलब उस साइकिल का जड़त्व क्या है? कम है। इसी के स्थान पर अगर हम दूसरी बात कर ले, ट्रक की या कार की बात कर ले, आप उतना ही बल लगा दीजिए कार पर, हट जाएगी क्या? नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। द्रव्यमान ज़्यादा होने की वजह से क्या कर रही है? वो हमारे द्वारा लगाए गए बल का क्या कर रही है? ज़्यादा विरोध कर रही है, इसलिए उसका जड़त्व क्या है? ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात इतनी? यस और नो? जड़त्व शब्द का मतलब समझ में आ गया इतना? बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? बात समझ में आ गई जड़त्व की? ठीक। अब जड़त्व के बाद में आते हैं जड़त्व आघूर्ण। वैसे अब यहाँ पर भी क्या होने वाला है, तो सीधा सा मतलब है जड़त्व का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अगर हम कम शब्दों में लिखे तो कम द्रव्यमान कम जड़त्व, यही मतलब हुआ इसका। कम द्रव्यमान कम विरोध कम जड़त्व, ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा विरोध ज्यादा जड़त्व भी होगा। ठीक है, अब यहाँ घूर्णी गति में क्या होता है? घूर्णी गति में चूंकि बल तो हमने पढ़े हैं, बल हमने नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? यहाँ बल आघूर्ण पढ़े हैं। किसी वस्तु को घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ बल लगाने से काम नहीं चलने वाला है। बल आप कहाँ लगा रहे हो? एक दूरी भी थी वहां पर, बल गुणित दूरी, याद आ रहा है? दोनों सूत्रों में बल आघूर्ण बोलो या बल युग्म का आघूर्ण कहिए, दोनों ही सूत्रों में क्या था? केवल बल से काम चलने वाला नहीं था। मैंने बताया था कि अगर आपने हैंडल को कब्जे के पास में लगा दिया तो आप उसको घुमा नहीं सकते, दरवाजे को घुमा नहीं सकते। ठीक है, दैट इज, उसका मतलब ये हुआ कि केवल बल से काम चलता नहीं है। यहाँ पर किसी वस्तु को यदि गति कराना होता है, घुमाना होता है, तो केवल बल नहीं, किसकी आवश्यकता पड़ती है? बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। बल गुणा दूरी की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अब कोई वस्तु घूर्णी गति कर रही है या घूर्णी गति करने में समर्थ है, लेकिन कैसी है? विरामावस्था में। दोनों स्थिति हो सकती है। भाई
विरामावस्था में है, लेकिन क्या ये घूमने में समर्थ नहीं है? क्या घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? घूम सकता है, ठीक है ना। अपने आप तो कोई चीज़ नहीं घूमने वाली है, अपने आप कोई चीज़ तो घूमेगी नहीं, लेकिन वो घूमने में कैसा है? समर्थ है। या तो घूम रहा है तो सीधी सी बात है, घूम रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घूर्णी गति कर ही रहा है। लेकिन यदि मान चलो वो स्थिर भी है तो भी क्या है? घूर्णी गति करने में क्या है? समर्थ है। तो दोनों ही स्थिति में यदि आप उसको घुमाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? विरामावस्था में है, यदि आप उसको घुमाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, ठीक है। बल लगाने से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल पंखे की अक्ष के पास में बल लगाएंगे, पंखा नहीं घूमने वाला है, इधर थोड़ा किनारे में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। कब? विरामावस्था से घूर्णी अवस्था में लाने के लिए। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि घूम रहा है और आपको उसको रोकना है, तो भी क्या करना पड़ेगा? तो भी बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा घूमते से रोकने के लिए। अब ज़्यादा स्पीड में घूमते से रोकने के लिए हाथ मत डाल देना वहाँ, है ना। धीरे धीरे घूम रहा है मान के चलिए, और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो अगर आपने एक पंखुड़ी को पकड़ लिया तो क्या होगा? आपने क्या किया? उसको रोकने के लिए बल आघूर्ण लगाया है, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या करेगा? दोनों ही स्थिति में क्या करेगा पंखा? वो हमारे द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण का क्या करेगा? विरोध करेगा, है ना। जब पंखा स्थिर है और हम उसको घुमाना चाहेंगे तो वो हमारे द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण का क्या करेगा? विरोध करेगा। हम उसको घुमाना चाहेंगे, वो बोलेगा मेरे को मत घुमा, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं मेरे को घुमाने की। या मान के चलो घूम रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं, अरे रोक क्यों रहा भाई, मेरे को घूमने दे, है ना। जब आप पकड़ते हैं तो डायरेक्ट रुक जाएगा कि वहीं पर? नहीं रुकता, जहाँ पकड़ेंगे उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा ही वो, तब जाके रुकेगा। दैट इज क्या हुआ? अगर वो विरोध नहीं करता तो क्या होता? वो वहीं पर रुक जाता। समझ में आ रही बात? यानी कि वो क्या कर रहा है? हमारा विरोध कर रहा है, इसलिए वो उस जगह पर नहीं रुका, थोड़ा सामने जाकर रुका। क्लियर दैट? तो यहां पर वही स्थिति है, जैसे यहां पर जड़त्व का क्या था? जड़त्व का क्या था? कम द्रव्यमान कम जड़त्व, यानी कि कम विरोध, और विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व। ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा जड़त्व, यानी कि विरोध करने की प्रवृत्ति ज्यादा। वैसे यहां पर घूर्णी गति में क्या होगा? हमारे द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण का क्या किया जाएगा? घूर्णी गति करने में समर्थ या घूर्णी गति कर रहे पिंड द्वारा क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। उसकी जो विरोधी प्रवृत्ति होगी उसको क्या कहेंगे? हम जड़त्व कहेंगे। ये मैं उसका मतलब बता रहा हूँ, अर्थ बता रहा हूँ कि आखिर हम समझे क्या। क्योंकि जब मैं सूत्र पढ़ाऊंगा जड़त्व आघूर्ण का तो उस सूत्र से तुमको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आने वाला है। सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। क्या समझ में आया? उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। जैसे जड़त्व का मतलब है, जैसे जड़त्व हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है और उसका जो गुण है विरोध करने का, वो जड़त्व कहलाता है। वैसी घूर्णी गति करने में समर्थ या घूर्णी गति कर रहा कोई पिंड हमारे द्वारा लगाए गए बल आघूर्ण का क्या करेगा? विरोध करेगा। और ये जो विरोध करने की प्रवृत्ति है, इस विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जड़त्व आघूर्ण कहेंगे। बात समझ में आ गई? यस और नो? 4-5-6 मिनट से जो मैं बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलिए, नहीं तो फिर दूसरा तरीका देख। यानी कि सीधा मतलब क्या हुआ? अगर हम इसका लाइनों के थ्रू अगर अर्थ निकाले तो क्या हुआ? जड़त्व आघूर्ण क्या था? जड़त्व आघूर्ण बताइए। घूर्णी अवस्था में पिंड द्वारा बाह्य बल आघूर्ण का क्या? का विरोध करने की प्रवृत्ति या गुण, इसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। घूर्णी अवस्था में, घूर्णी अवस्था मतलब घूमने में भी समर्थ हो सकता है या घूम भी रहा हो सकता है, दोनों ही स्थितियां है ना। घूर्णी अवस्था में पिंड द्वारा बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करने की प्रवृत्ति। हम ये बाह्य बल आघूर्ण लगाते हैं, या तो उसको रोकने के लिए लगाएंगे या उसको घुमाने के लिए लगाएंगे, दोनों ही स्थितियों में हम उसको लगाएंगे। तो वो पिंड क्या करेगा? पिंड मतलब वस्तु, निकाय, दोनों का मतलब एक ही। पिंड बोलो, वस्तु बोलो, निकाय बोलो। इस चैप्टर में मैं अधिकतर पिंड शब्द का ही उपयोग करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आपको पिंड से रूबरू हो जाना चाहिए। तो ये जो गुण है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कम द्रव्यमान कम जड़त्व बोलते थे और कम विरोध होता था,
वैसे ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा जड़त्व, यानी कि ज्यादा विरोध वाली बात कर रहे थे। एक्चुअल में ये लाइन पहले आना था, ऐसा होना था एक्चुअल में। कैसा होना था? कम द्रव्यमान कम विरोध, यानी कि कम जड़त्व। वैसे यहां पर ज्यादा द्रव्यमान ज्यादा विरोध, और ज्यादा विरोध तो ज्यादा जड़त्व, है ना। ज्यादा को आप अधिक भी लिख सकते हैं, ठीक। अब वैसे यहां पर क्या होगा, यहां पर भी समझिए, अगर जड़त्व आगुण क्या हुआ, अब जड़त्व आगुण अगर ज्यादा विरोध होगा या कम विरोध होगा, कम विरोध होगा, इसका मतलब क्या है, विरोध करने की प्रवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। और विरोध करने की प्रवृत्ति कम होगी तो जड़त्व आगुण भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जड़त्व आगुण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, होगा। क्योंकि विरोध करने की प्रवृत्ति को ही मैं बता दूं कि इस चैप्टर का जो हीरो है वो जड़त्व आगुण ही है। मतलब पूरे पिक्चर भर कौन दिखने वाला है, मूवी भर जड़त्व आगुण ही दिखने वाला है। यही हीरो इस चैप्टर का ही मान के चलो, शुरू से लेकर आखिर तक हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल नया हीरो है आपके लिए, बिल्कुल अभी अभी बोला चाहिए आपके जीवन में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, समझ में आई बात। हाँ, तो कम विरोध कम जड़त्वागुण, ज्यादा विरोध, ज्यादा विरोध मतलब जड़त्वागुण ज्यादा हो जाएगा ना, जड़त्वागुण ज्यादा। पूरा हल्ला इसी राशि का है, जड़त्वागुण ज्यादा। ये तो हो गया अर्थ के आधार पर हमने समझ लिया। अब अगर इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं कि भाई आखिर इसका सूत्र क्या होगा, है ना, तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। क्या होता है, अगर परिभाषा पर आते हैं, मतलब सूत्र पर आते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। किसी पिंड का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उस पिंड की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को पिंड का जड़त्वागुण कहते हैं। एक शब्द यहाँ पर याद रखिए, कोई भी चीज घूर्णी गति में यदि कोई भी चीज आपको निकालना होगा तो घूर्णन अक्ष के परितः वाली लाइन आपको लिखना ही लिखना है। अब क्यों लिखना है उसका भी मैं कारण बताता हूँ। घूर्णन अक्ष के परितः कोई भी राशि निकालिए आने वाले समय में, है ना, जड़त्वागुण तो हम निकाल ही रहे हैं, इसके अलावा घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है, बल आघूर्ण निकालेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, घूर्णन अक्ष के परितः वाली लाइन तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्योंकि अक्ष बदल जाने पर यहाँ पर बहुत सारी राशियाँ क्या हो जाने वाली, बदल जाने वाली है। इसलिए जिस अक्ष के बारे में आप बात कर रहे हैं उस अक्ष के परितः इस शब्द को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ भी जैसे परिभाषा बोलूँगा इसकी, तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को उस पिंड का उस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वागुण कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दूरी जो है ना, घूर्णन अक्ष बदल जाने पर दूरी भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। जो दूरी बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा, जड़त्वागुण भी बदल जाएगा, ठीक। इसलिए ये लाइन हमारे लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन सी, घूर्णन अक्ष के परितः, परितः मतलब चारों ओर, राइट। तो ये हो गई परिभाषा, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा उस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल, लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को क्या कहते हैं, जड़त्वागुण कहते हैं। इसको लिखते हैं आई से। अब आई से क्यों लिखेंगे, कोई पूछना नहीं। आई मतलब इनर्शिया, है ना, इज इक्वल टू द्रव्यमान कितना हो जाएगा m और दूरी कितनी हो जाएगी r, और ये स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, राइट। मात्रक क्या हो जाएगा इसका बताइए आप। तो परिभाषा किस प्रकार से लोगे बताओ, दो प्रकार से लोगे परिभाषा। कैसे, घूर्णी गति है ना, घूर्णी गति में पिंड द्वारा अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है,
जड़त्वागुण कहलाती है। ये तो मैंने अर्थ के अनुसार बता दिया। क्या होगा? घूर्णी गति में पिंड द्वारा अपनी घूर्णी अवस्था में, पिंड द्वारा घूर्णी गति में पिंड द्वारा अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हम बाह्य बलागुण क्यों लगा रहे हैं? घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। विराम है तो घुमाने के लिए, घूम रहा है तो रोकने के लिए। मतलब क्या कर रहे हैं हम? उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। तो घूर्णी गति में पिंड द्वारा अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जड़त्वाघूर्ण कहते हैं पिंड का। या फिर दूसरी परिभाषा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा उस पिंड की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी। यदि पिंड का द्रव्यमान m है और दूरी कितनी है? r है, तो mr स्क्वायर क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। मात्रक बताइए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, राइट, और दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विमेय सूत्र के बारे में बात कर लें। विमेय सूत्र द्रव्यमान का लिखेंगे m, है ना, दूरी के लिए क्या लिखेंगे? l स्क्वायर। ठीक है, mlt के रूप में लिखते हैं तो t नहीं है तो क्या आएगा? t 0 आ जाएगा। और राशि कैसी होगी भैया? अदिश राशि है। गुण है, गुण की क्या दिशा बताओगे आप? क्या है ये? गुण या प्रवृत्ति है ना? फलाने में चोरी करने की प्रवृत्ति है। अब चोरी करने की प्रवृत्ति की दिशा कैसे बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? बोलो, नहीं बता सकते। तो गुण की कोई दिशा नहीं हो सकती, इसलिए राशि कैसी होगी? अदिश राशि होगी। राइट है, ये हो गया। ये तो हो गया कितनी चीजें समझे हम? जड़त्वाघूर्ण के हमने बारे में समझा, उसका अर्थ समझा, है ना, और ये भी हमने देख लिया, जड़त्वाघूर्ण की परिभाषा देख लिया, मात्रक, विमेय सूत्र, प्रकृति देख लिया। जड़त्वाघूर्ण का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है ये हम देखते हैं। आखिर जो हमने समझा है विरोध करने की जो प्रवृत्ति, क्या हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर इस राशि को पढ़ने का मतलब क्या है भाई? अगर कोई राशि पढ़ रहे हैं और उसका दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं है तो फिर उसको, ऐसी चीज को पढ़ने से क्या मतलब? फिर तो हमारे कोई काम की ही नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दैनिक जीवन में क्या होगा? इसका उपयोग होगा। और उस उपयोग को समझने के लिए फिर हमें क्या करते हैं? एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग देखते हैं और कुछ पूछते हैं आपसे कि आखिर क्या है जड़त्वाघूर्ण, क्या यहाँ पर हम कुछ सीख पा रहे हैं या इस राशि का कुछ उपयोग है, वो हम देखते हैं। हमारे पास में दो कहना चाहिए व्हील हैं, चक्र हैं, है ना। एक चक्र ऐसा है कि उसके पूरे भर क्या है? पदार्थ लगा हुआ है, लोहे के मान लेते हैं, ठीक है, और पूरे भर क्या है? ये पदार्थ भरा हुआ है पूरे भर, ठीक है ये। और यहां पर एक ऐसी अक्ष बना देते हैं, ये अक्ष बना दिया, ठीक। और इसको आपको घुमाना है अभी, जैसे ये है अक्ष और यहां पर क्या है? ऐसा बना हुआ है। कैसे? तस्तरी, बिल्कुल जैसे अपने घरों में ढक्कन होता है ना, अरे गंजी का ढक्कन होता है कि नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार से बीच में क्या कर देना है? हमको छेद कर देना है गंजी के बीच में, और एक अक्ष डाल देना है और उसको घुमाना है, मान के चलिए। ये पहला तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाए कि ये अक्ष है, ये अक्ष है, ठीक। अब पदार्थ कहां भरा है? केवल कहां है? पूरा किनारे पर। जितना पदार्थ यहां पर लगा है ना, उतना ही पदार्थ यहां पर भी लगा है, ठीक। यानी कि जितना द्रव्यमान इसका है उतना ही द्रव्यमान इसका भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आप थोड़ा देखिए कि यहां पर आप देखिए कि ये पूरे भर, यानी मान चलो 20 किलो हमने या 10 किलो हमने क्या किया है? पदार्थ लिया है। 10 किलो पदार्थ में ये पूरा 10 किलो द्रव्यमान क्या है? ये पूरे के पूरे भरा है, यहां से लेकर ये पूरा आगे तक के भरा हुआ है। और इस व्हील में, इस चक्र में 10 किलो ही है, लेकिन 10 किलो का पूरा मेटेरियल कहां पर है? एक किनारे वाले भाग में, समझ गए? ये किनारे वाले भाग में भरा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि किसको घुमाने में आपको ज्यादा ताकत लगेगी? पहले वाले को क्या दूसरे वाले को? पहले चक्र को क्या दूसरे चक्र को? बताइए। दूसरे चक्र को घुमाने ज्यादा ताकत लगेगी, क्यों?
पहले को कि दूसरे को? दोनों को घुमाने ज़्यादा ताकत लगेगी। दोनों में से किसको ज़्यादा ताकत लगेगी घुमाने में? बोलिए। यहीं से समझ में आएगी बात, यहीं से उदाहरण की बात समझ में आएगी। दोनों में द्रव्यमान बराबर है, बिल्कुल दोनों में द्रव्यमान, पहले में भी 10 किलोग्राम ही लगाया मैंने, दूसरे में भी 10 किलोग्राम ही द्रव्यमान, लेकिन एक में पूरे भर है और दूसरे में कम। अब याद रखो इसमें क्या होता है, ये कम विरोध करेगा और ये ज्यादा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व आघूर्ण क्या, आप देखो जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। यहां पर अगर हम जड़त्व आघूर्ण के बारे में बात करें, इसमें इसको घुमाते हैं ना तो ये जल्दी से घूम जाता है, ठीक है, और जल्दी से रुक भी जाता है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसको घुमाने में क्या करना पड़ता है, हमको ज़्यादा बल भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हमने एक बार घुमा दिया तो उसके बाद में क्या होता है, वो काफ़ी देर तक क्या होता है, रुकता है। दोनों को घुमा दीजिए, मान चले, कौन जल्दी रुकेगा, पहला कि दूसरा? पहला जल्दी रुक जाता है और दूसरा जो होता है वो लेट रुकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि क्यों हो रहा है ऐसा, इसका कारण बताते हैं। देखो I इज होता है mr², ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान तो सबके लिए क्या है आपका 10-10 किलोग्राम में मैंने बांटा था, लेकिन द्रव्यमान का वितरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। द्रव्यमान का वितरण कहाँ है? द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान शुरू से लेकर आखिरी तक के है, मतलब यहाँ से लेकर अक्ष से लेकर यहाँ तक के है। मतलब बहुत सारा द्रव्यमान अक्ष के पास में भी है और कुछ द्रव्यमान अक्ष से दूर भी है। तो दूरी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। अक्ष से द्रव्यमान की दूरी क्या है, कम है। यहाँ पर द्रव्यमान अक्ष के पास में भी है, मान के चलते हैं कि आधा द्रव्यमान अक्ष के पास में हो गया, आधा द्रव्यमान अक्ष से क्या हो गया, दूर हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। हम उसको वैसा तो बता नहीं सकते कहाँ पर है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आधा द्रव्यमान अक्ष के बहुत पास में है और आधा द्रव्यमान अक्ष की कैसा है, दूर है। तो सीधी सी बात है, ये दूरी का मान अगर मान चलो कम है तो आई का मान क्या है, यहाँ आर का मान क्या है बताइए। आर मतलब द्रव्यमान की, मान चलो ये पूरा द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान है कि नहीं पूरा, यहाँ ना लिखते हुए यहाँ लिख देते हैं, ये पूरा द्रव्यमान पूरे भर फैला है, यहाँ द्रव्यमान केवल किनारे में फैला है। तो ये द्रव्यमान तो हर जगह वितरित है। तो यहाँ का द्रव्यमान तो ठीक है कि इसकी दूरी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का द्रव्यमान तो बहुत पास में है ना उसके, और द्रव्यमान पास में है तो दूरी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। और जब दूरी कम हो जाएगी, आर कम हो जाएगा, तो आई का मान बताइए क्या होगा। अगर यहाँ आर कम हो गया तो आई का मान क्या है, क्या हो जाएगा, कम ही होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा तो क्या होगा, 5 में 25 होगा, लेकिन 10 रखूंगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक, देखो अगर मैं आई निकालता हूँ, मान के चलो आर बराबर मैं 5 लेता हूँ, तो आई बराबर कितना निकलेगा बताओ। एम का मान मैंने 10 kg रखा था मान के चलिए, तो क्या होगा 10 गुणा 5 का वर्ग है ना, 10 गुणित 25 कितना हुआ, 250 हुआ। लेकिन अगर मैं आर के मान को क्या करता हूँ, ज़्यादा रखता हूँ, 5 जो कितना रख देता हूँ, 10 रख देता हूँ, तो आई बराबर कितना निकलेगा बताओ 10। ये तो द्रव्यमान है एम, और आर का मान 10 का वर्ग कितना हुआ, आप 10 गुणा 100 कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया। समझ में आई बात। यानी कि यहाँ, लेकिन यहाँ पर बात यार कि आर का मान क्या है, कम है। आर का मान कम है तो आई का मान क्या हो जाएगा, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास में जो हमने निकाला, इसका मतलब क्या हुआ, इसको देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आर का मान यदि कम है तो आई का मान भी क्या है, कम है, ठीक है। और आई का मान कम है मतलब ये कम विरोध करेगा कि ज़्यादा विरोध करेगा, कम, ये लिखा हुआ है कम विरोध करेगा, ठीक है। आई का मान कम तो कम विरोध करेगा, यानी कि विरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विरोध कम होगा तो बोलो, विरोध कम होगा तो है ना, हम उस पर, हमको उसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बल भी क्या करना पड़ेगा, यानी कि बल आघूर्ण क्या करना पड़ेगा हमको, बल आघूर्ण कम लगाना पड़ेगा, कम। क्लियर हो गई बात इतनी। अब इस पर आइए, ठीक है, कम बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। बात समझ में आ रही, क्या समझाने का मतलब था। I = mr², द्रव्यमान अक्ष से क्या है, पास में है। द्रव्यमान अक्ष के कहाँ है, पास में है। पास में है तो आर का मान क्या हुआ, कम।
आर का मान कम हुआ तो आई का मान क्या हो गया, कम। आई का मान कम हुआ तो विरोध क्या हो गया, कम। और विरोध कम हुआ तो बल आगुण में क्या होगा, कम। बल आगुण कम लगाना पड़ा, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको आसानी से घुमा पा रहे हो, राइट। अब इधर आइए, अब मुझे बताइए पूरा का पूरा द्रव्यमान कहाँ पर है, दूरी पर है ना। ये पूरा द्रव्यमान कहाँ है, पास में है क्या, नहीं है। यानी आई का मान, यानी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर में आर कैसा है बताइए, अधिक है। आर अधिक है तो, आर अधिक है तो बताइए, आर अधिक तो आई क्या हो जाएगा, आई भी अधिक होगा, ठीक। आर ही अधिक है, जैसे 10 है तो 10 में कितना निकला था, 1000 निकला था। 1000 ज़्यादा था कि नहीं 250 से, ठीक है। इसका मतलब आई अधिक, आई अधिक तो बताइए विरोध अधिक होगा कि नहीं होगा, अधिक होगा। और विरोध अधिक होगा तो आपको बल आघूर्ण कम लगाना पड़ेगा कि अधिक लगाना पड़ेगा, अधिक ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आप इसको घुमाने में क्या कर रहे हो, ज़्यादा बल आघूर्ण लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो सीधी सी बात है, एक तरीका, एक बात तुमको समझ में आ गई होगी कि इसमें हमको कम बल आघूर्ण लगाना पड़ रहा है, इसमें हमको ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक। तो इसको घुमाना कठिन है कि इसको घुमाना कठिन है, इसको घुमाना कठिन है। इसमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, इसमें कम ताकत लगाना पड़ रहा है। अच्छा, घूमने के बाद क्या हुआ, जब घूम रहा है उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अब विरोध किसका कम है, विरोध क्या है, ये कम विरोध कर रहा है ना, कम विरोध कर रहा है तो क्या होगा, ये जल्दी से रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ठीक है। मतलब इसको जब घुमा देंगे तो घर्षण क्या करेगा, वायु का घर्षण क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो वायु का घर्षण जल्दी रोकेगा, क्यों रोकेगा जल्दी, क्योंकि विरोध क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, कम विरोध कर रहा है तो क्या होगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि इसको जब घुमाने में हमको कम बल आघूर्ण लगाना पड़ रहा है तो रोकने में भी तो क्या होगा, कम बल आघूर्ण लगेगा ना, इसलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, जल्दी से रुक जाएगा। देखो कोई भी वस्तु रुकती क्यों है, हवा में गति कर रही वस्तु, हवा क्या करती है, उसको रोकने का प्रयास करती है। हम साइकिल से आते हैं जाते हैं तो आपको क्या करती है, हवा आप पर क्या करती है, बल लगाती कि नहीं लगाती है आपको रोकने के लिए। ये भी घूम रहा होगा और इसकी विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है, कम है, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, रुक भी जाएगा। इसलिए जल्दी क्या हो जाता है, रुक जाता है, जल्दी से घूमने भी लगता है, जल्दी से क्या हो जाता है, रुक भी जाता है। लेकिन इसकी, इसमें क्या है, विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। तो जो भी इसको रोकने वाला होगा वो क्या करेगा, जो भी इसको रोकना चाहता है वो क्या करेगा, इस पर ज़्यादा बल लगाएगा तभी तो रुकेगा, क्योंकि इसकी विरोधी प्रवृत्ति कैसी है, अधिक है। तो ये ज़्यादा देर तक क्या होगा, घूमते रहेगा, क्योंकि जल्दी से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विरोध ज़्यादा करता है। यानी अगर उसको रोकना भी चाहेंगे तो आप उसको जल्दी से रोक नहीं पाएंगे। तो ये जल्दी घूमेगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, रुक भी जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा घूमेगा, मतलब जल्दी से घूमेगा भी नहीं, लेकिन अगर घूमना शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से रुकने वाला नहीं है, थोड़ा लेट क्या होगा, रुकेगा। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखो ये सब बातें जो हमने पढ़े क्यों पढ़े। आप लोगों ने देखा होगा, आपके साइकिल की बात कर लेते हैं। साइकिल में ज़्यादा द्रव्यमान कहाँ पर है, किनारे पर है क्या अक्ष के पास में है, किनारे पर है ना। ये टायर जैसे दिख रहा है तुमको, ये ऐसे स्पोक लगे हुए हैं, यहाँ ऐसे लगे रहते हैं स्पोक। लेकिन ज़्यादा द्रव्यमान कहाँ रहता है बताइए, ज़्यादा द्रव्यमान यहाँ रहता है ना। टायर भी वही है, आपका जो रिम है वो भी वही है ना, रिम भी वहीं पर है। यानी कि उसके रिम, यानी कि वृत्तीय नेमी पर यहाँ पर क्या होता है, देखो वो जो रिंग नहीं है उसको रिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, रिम, RIM। इंग्लिश में रिम कहते हैं और इंग्लिश में नेमी, इंग्लिश में रिम कहते हैं और हिंदी में नेमी कहते हैं उसको, नेमी, ठीक है। तो ये जो नेमी है या रिम है, वहाँ पर पूरा का पूरा क्या होता है, द्रव्यमान। यहीं पर रिम लगा हुआ है, यहीं पर टायर है, यहीं पर हवा भरी हुई है, ठीक है, एयर का भी वेट होता है, ठीक। तो भाई पूरा का पूरा द्रव्यमान कहाँ पर है, लगभग द्रव्यमान कहाँ पर है, किनारे पर है। किनारे पर है तो R का मान क्या हो गया, अक्ष से बढ़ गया, अक्ष से दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। इस द्रव्यमान की अक्ष से दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और अक्ष से दूरी बढ़ गई तो क्या हो गया, I का मान बढ़ गया, जड़त्वाघूर्ण का मान बढ़ गया। जड़त्वाघूर्ण का मान बढ़ेगा तो ये पूरी कहानी बनेगी, R अधिक, I अधिक, विरोध अधिक, बल आघूर्ण अधिक, ठीक है। और इसलिए आप देखते हो कि जब आप पैडल मारते हो, है ना, पैडल मारते हो ना, तो क्या होता है, 2-4 पैडल मारने के बाद में क्या होता है,
आपको पैडल मारने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं। कुछ दूरी तक क्या होती साइकिल अपने आप ही चलती है। लेकिन अगर यहाँ मान के चलो कि आपके साइकिल के पहिए ऐसे न बना के ऐसे बना दिए होते तो क्या होता? आप जल्दी से उसको घुमा तो लेते, लेकिन संतुलन क्या हो जाता? बिगड़ जाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पैडल मारना बंद करते वो क्या हो जाते हैं? जल्दी से क्या हो जाते? विरामावस्था में आ जाते। जल्दी से अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो आप क्या हो जाओगे? गिर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसा चपटे नहीं बना देते। ऐसा होता तो क्या करते अपन? बढ़िया लोहे की एक सीट काटते, उसको गोल काट लेते, बीच में एक चक्र फंसा देते और बढ़िया चलाते। लेकिन ऐसा करते हैं क्या अपन? नहीं करते। चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो कार हो, है ना, चाहे वो बस के टायर हो, है ना, चक्र हो, व्हील हो, या फिर आपके साइकिल हो। आपने देखा होगा अधिकतम द्रव्यमान कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? किनारे वाले भाग में होता है, ताकि उसका संतुलन ना बिगड़े। अगर आप ऐसे बना देंगे चक्र, है ना, चक्र आपके अगर ऐसे बन जाएंगे तो घुमा तो आप जल्दी लेंगे, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, उसको पैडल मारना क्या करेंगे? बंद करेंगे, वो असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि जल्दी से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और जल्दी से रुक जाएगा तो क्या होगा? आप चूंकि ऐसा तो नहीं है कि दोनों तरफ बिल्कुल पैर ही टिका के रखेंगे चलाते समय। आप क्या कर सकते हैं? क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं। इसलिए ऐसे नहीं बनाए जाते। कैसे बनाए जाते हैं? आप हर चीज़ को आजमाइए। बैलगाड़ी ने भी देखिए कहाँ पर होता है द्रव्यमान ज़्यादा? किनारे वाले भाग में होता है ना। आप बस के टायर को देख लीजिए, ठीक है, चक्र को देख लीजिए, कहाँ पर होता है द्रव्यमान ज़्यादा? किनारे वाले भाग में होता है। ठीक, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर ये जड़त्वागुण का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जड़त्वागुण के कॉन्सेप्ट को रखकर ही क्या किया जाता है? इस हम जो रचना करते हैं वो इस तरह की रचना करते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में जड़त्वागुण के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ये पहिए वाला ही उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस तरह के चक्रों का उपयोग नहीं करते हैं। इस तरह के जो टायर मतलब चक्र होते हैं उसका क्या करते हैं? दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब लगभग जड़त्वागुण के बारे में जितनी बातें बतानी थी उतनी बातें मैंने आपको बता दी। और कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए। जड़त्वागुण में, सिर्फ जड़त्वागुण की बात कर रहा हूं मैं, बोलो, है क्या किसी को?